नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश भी आजकल मालदीव की राह पे चल पड़ा है। वहां की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के द्वारा इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है। इस पूरे रीजन में न केवल बांग्लादेश मालदीव बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, नीचे श्रीलंका इंडो स्पेक्टिज्म आइडियोलॉजी धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है, जिस कारण की पॉलिसी एक्सपर्ट के बीच ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इंडिया वास्तव में साउथ एशिया को लॉस कर रहा है। सी राजा मोहन जी का बेहतरीन आर्टिकल है, हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी भूमिका मैं आपके लिए बना देता हूं। न्यूज आर्टिकल्स आप देख पाओगे। रेप्लिकेटिंग मालदीव्स, बांग्लादेश बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी लॉन्चेस इंडिया आउट मूवमेंट, इंडिया आउट कैंपेन। बांग्लादेश के अपोजिशन को लगता है कि जैसे मोहम्मद मौजू मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चला के सत्ता पे काबिज हुए हैं, वो भी हो सकते हैं। ये बड़ी पार्टी है, बड़ी विपक्षी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसी के एक्टिंग चेयरमैन है तारिक रहमान, जो कि एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, आतंकवादी है, लंदन में रहते हैं, वहीं से अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करते हैं, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे ट्विटर है, फेसबुक वगैरह वगैरह। ये जियाउर रहमान के बेटे हैं। जियाउर रहमान प्लस में खालिदा जिया, जो कि पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। 1991 में प्राइम मिनिस्टर बनती है, फिर 2001 में, अर्थात दो टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं खालिदा जिया। और जियाउर रहमान की अगर हम बात करें तो मिलिट्री डिक्टेटर थे। इनके बारे में आपने सुना होगा। 1977 में ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बनते हैं और इसके बाद 1981 में इनको असैसिनेट किया जाता है। 1978 में इन्होंने बीएनपी पार्टी की स्थापना की, जिसकी मेन आइडियोलॉजी ही इंडोस्पेक्टिज्म है, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स ये रखती है। तो हमेशा से भारत विरोधी ये पार्टी रही है और इस पार्टी ने 3 बार बांग्लादेश को प्राइम मिनिस्टर जो है दिए हैं। तो एक बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में नामित है। लेकिन 2014 में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, बाइकआउट किया। फिर 2018 में इन्होंने चुनाव लड़ा इंडिया को आउट करने के मुद्दे पर ही, लेकिन मात्र 4 सीटों पर ही सिमट पाई। इसके बाद 2024 का अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुआ वो भी इन्होंने बाइकआउट किया, चुनाव नहीं लड़ा। आप देख पाओगे जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट है उसको जातीय संसद के नाम से जाना जाता है या फिर हाउस ऑफ द नेशन कहा जाता है। वहां पे टोटल 350 सीटें हैं, जहां पे 300 सीटों पे चुनाव होता है, 50 सीटें रिजर्व होती है महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी आपको आवामी लीग देखने को मिलेगी, जो कि शेख हसीना जी की पार्टी है। ये लगातार 5वीं बार जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं या फिर बन चुकी हैं। अपोजिशन में इस बार जातीय पार्टी है इरशाद करके, जो 11 सीटों के साथ में अपोजिशन में बैठी है। तो ये जो बीएनपी पार्टी है इन्होंने बाइकआउट किया था और लगातार आरोप लगाए भारत के ऊपर कि भारत इंटरवेन करता है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। बीएनपी पार्टी के कुछ एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं इंडिया हैज नेवर बीन ए फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, नॉट इवन 1971। 1971 के वार में इन्होंने हमारी वैल्यूएबल्स को चुराया और क्रॉस बॉर्डर लेके चले गए। इंडियन प्रोडक्ट्स को जितना जल्दी हो सके बाइकआउट किया जाना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके की एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स बातें इन्होंने सोशल मीडिया पे फैलाई हैं। आगे ये कहते हैं कि वेयर यू गो, यानी कि आप इंडिया में जाइए, वहां पे आपको क्या दिखेगा। जो भी इंडिया को क्रिटिसाइज करता है, बाइकआउट करने की बात करता है इंडिया को, उसको टैग दे दिया जाता है जिहादी का या फिर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का। जबकि इंडिया में खुद आप देखोगे तो वो एक हॉटस्पॉट है फॉर द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। ऐसा आरोप इन्होंने लगाया है इनके जो बीएनपी पार्टी के एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा। फॉर एजेस इंडिया हैज अप्लाइड दिस पॉलिसी टू देयर क्रिटिक्स इन दिस सब कंटिनेंट एंड एट प्रेजेंट मालदीव इज नो डिफरेंट। तो मालदीव भी उससे भिन्न नहीं है, ऐसे कुछ आरोप इन्होंने लगाए। और बीएनपी पार्टी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स, जिहादिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करना। इवन आप देखिए ये सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्रिएट करता है, पोज करता है भारत के लिए या फिर इस इंटायर रीजन के लिए। तो इस आर्टिकल में ये भी कहा गया था कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, की पॉलिसी मेकर्स, उनको इमीडिएट अटेंशन इस बात पे देना चाहिए, दिल्ली से भी और ढाका से भी, यानी कि दोनों तरफ से बैठ के बातचीत इस मुद्दे पे करनी चाहिए कि कैसे एंटी इंडियन जो बातचीत है, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स है, उनको फैलाया जा रहा है इस रीजन में, जो कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए सही यहाँ पे नहीं है। और ये केवल मालदीव या फिर बांग्लादेश की बात नहीं है, साउथ एशिया में आप किसी भी देश को उठा लीजिए, चाहे श्रीलंका हो, यहाँ पे पाकिस्तान तो हमेशा से ही एंटी रहा है भारत का। भूटान भी आजकल चाइना के साथ में बायलैटरल डायलॉग कर रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए। उन्हें लगता है कि इंडिया के बिना हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हम सोल्व आउट कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिना इंडिया को शामिल किए चाइना 1 इंच भी भूटान की जमीन छोड़ने वाला नहीं है।
और ऐसे ही नेपाल का हाल है। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी केपी ओली की गवर्नमेंट, वो तो प्रॉपर रूप से एंटी इंडिया गवर्नमेंट थी, आपको पता होगा, प्रो चाइना गवर्नमेंट थी। अभी इवन जो प्रचंडा की सरकार वर्तमान में है, प्रचंडा ओली की सरकार, वो भी कहीं ना कहीं प्रो चाइना देखने को मिलती है। और म्यांमार में तो आपको पता है मिलिट्री कू है, डेमोक्रेसी तो वहां पे मार ही दी गई है। तो इस पूरे रीजन में कहीं ना कहीं हमको इंडोस्पेक्टिज्म जो भावना है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, धीरे 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 धीरे। तो इसके ऊपर सी राजा मोहन जी ने एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा है, इज इंडिया लॉसिंग साउथ एशिया, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्या इंडिया वास्तव में ही इस सब कंटिनेंट में, साउथ एशिया में, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनको खो रहा है, या फिर खो चुका है, या फिर खोने वाला है। तो ये इस तरीके का सवाल है, या जो डिबेट है वो शुरुआत ही क्यों होती है। इनका कहना है, देखिए, अब ये जो भी डिबेट है या जो भी सवाल आप खड़े करते हो, ये नेगेटिव डेवलपमेंट की वजह से होता है, विच इज अकर इन द रीजन। जैसे कि कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स मैंने अभी आपको बताई, मालदीव के केस में, बांग्लादेश के केस में, नेपाल के केस में, इवन भूटान भी आप देख पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट जैसे ही इस रीजन में होती है, तो ये सवाल खड़े अपने आप होना लाजमी है कि क्या इंडिया वास्तव में ही अपने पड़ोसी देशों के ऊपर अपनी ग्रिप्स को ढीली कर रहा है या उनको छोड़ रहा है, राइट। लेकिन राइटर का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डिबेट है ना साउथ एशिया को लेकर, अनफॉर्चुनेटली इट इज सेंटिमेंटल, इट इज सेल्फ रिफरेंशियल, ये आत्म संदर्भित है कि मैं इसके ऊपर कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ कह रहे हो, तीसरा कुछ और कहेगा। तो ये सेल्फ रिफरेंशियल है। जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जो रीजनल रियलिटी है, उससे तो एक कहीं ज्यादा कोसों दूर जो कि नजर आती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। जैसे जो अवधारणा है दिल्ली इज लॉसिंग साउथ एशिया, इट इज रूटेड इन इंडियाज कलेक्टिव नॉस्टैल्जिया फॉर द लेगेसी ऑफ ब्रिटिश राज। क्योंकि ब्रिटिश एरा के टाइम पे पूरे इंडियन सब कंटिनेंट को अंग्रेजों ने एक पावरफुल ज्योग्राफिकल इंटाइटी के रूप में उभारा एंड एस्टैब्लिश किया रीजनल हेजीमोनी एंड टर्न द नेबरिंग टेरिटोरीज इनटू प्रोटेक्टरेट्स एंड बफर स्टेट। जैसे श्रीलंका और म्यांमार भारत के बफर स्टेट के रूप में काम करते थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश भारत से डिपार्ट करते हैं, सारी चीजें एकदम से चेंज हो जाती हैं। दो बड़े बदलाव देखने को मिले। सबसे पहला, छोटे देश जैसे कि श्रीलंका और म्यांमार अपने आप को आजाद घोषित कर लेते हैं और सॉवरेन नेशन के रूप में उभरते हैं। अब इनकी फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस के जितने भी मुद्दे थे, लोकतांत्रिक सरकारें देखने वाली थी, न कि भारत। दूसरा, इसके अलावा धार्मिक आधार पर उपमहाद्वीप के विभाजन ने इसकी एकता को कमजोर किया। जैसे धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, और जो हमारे सीमाओं के विवाद हैं वो आज भी अनसुलझे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न हुए, और ये हमेशा से ही भारत को इस पूरे रीजन में परेशान करते आ रहे हैं। अब इन मुद्दों के ऊपर क्रिटिक्स का अलग अलग व्यूज है। जैसे कुछ का कहना है कि दे आर अपसेट दैट अवर नेबर्स डेयर टू चैलेंज इंडियाज प्रिज्यूम्ड प्राइमेसी इन द रीजन, कि वो हमारी जो प्राइमेसी थी इस पूरे रीजन में अंग्रेजों के टाइम पे, उसको चैलेंज किया जा रहा है हमारे छोटे छोटे पड़ोसी देशों के द्वारा। इस बात से वे अपसेट हैं, इसीलिए इंडिया को टफर फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए। लेकिन दूसरों का कहना है कि पूरी भारत की ही गलती है, न्यू दिल्ली की गलती है, हमारी सरकारों ने फॉल्ट किया है। हमारी सरकारों को एक नाइसर फॉरेन पॉलिसी अपनानी पड़ेगी इस चीज को एड्रेस करने के लिए। लेकिन एक्सपर्ट सी राजा मोहन जी का कहना है कि नाइदर टफ नोर नाइस पॉलिसीज विल एड्रेस इंडियाज रीजनल चैलेंजेस विच आर डीपली स्ट्रक्चरल। क्योंकि हमारे जो चैलेंज हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ में साउथ एशिया में, वे स्ट्रक्चरल हैं। कुछ फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे कि इंटरनल, एक्सटर्नल एंड रीजनल फैक्टर। तो चलिए इनके ऊपर हम लोग बात करते हैं एक एक के ऊपर। जैसे पहला, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। इसमें पहला पॉइंट आता है कि भारत की अगर हम बात करें, जियोग्राफी बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा एरिया हमारे पास में है, जबकि हमारे पड़ोसी देश आप देखोगे, चाहे श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब छोटे हैं कंपेयर अगर किया जाए भारत से। तो जियोग्राफी वास्ट होने के कारण इनको खतरा रहता है कि कहीं भारत बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे साथ खड़ा ना कर दे। इनके हमें मन में हमेशा डर रहता है कि कहीं भारत चाइना की तरह हमारी टेरिटोरी को अक्वायर न कर ले, हमारी टेरिटोरी पे क्लेम कर दे कि ये भारत की है, और एक बॉर्डर बड़ा डिस्प्यूट खड़ा हो जाए, मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाए, तो ये इनको खतरा लगा रहता है। दूसरा, इकोनॉमिक साइज की अगर बात करें तो हमारी भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, और इन छोटे देशों के साथ में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो कहीं भी खड़ा होता हुआ नजर नहीं आता है। तो इनको लगता है यदि इंडिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो ऐसे ही बढ़ती रही, ऐसे ही बढ़ती रही, तो एक दिन हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि इंडिया को इतना ये लोग एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाते हैं,
क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होता इतना। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमिक कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, तो ये भी इनको खतरा बना रहता है। दूसरा कि कल्चरल आइडेंटिटी लॉस, इनको लगता है कि भारत के इन्फ्लुएंस में आके हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, उनकी जो पहचान है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी, भारत इसको कर्ब कर देगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर हैं कि स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है साउथ एशिया का, हम बड़े हैं और ये छोटे हैं, तो हमेशा से ही ये अपने मन में ही दबाव महसूस करते हैं और दबाव में जो है कि जीते हैं। फिर है इंटरनल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर में जैसे कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, करंट जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो वो एक फार राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी है, ठीक है। और ये पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो पूरे रीजन को प्रभावित करती है। अब इनको एक बड़ा खतरा ये आता है कि बीजेपी की एक जो विंग है, दैट इज आरएसएस, या फिर हम कहें कि आरएसएस की ही एक विंग है बीजेपी। तो आरएसएस की अगर हम बात करें, उनका जो अखंड भारत का वर्जन है वो इनको खतरा महसूस होता है, उसकी वजह से खतरा महसूस होता है। अब यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है। कैसे कि बीजेपी जो पार्टी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लेड की जाती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बीजेपी से आते हैं, और उनकी सरकार की एक आइडियोलॉजी क्या है कि रीजनल ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन करना है। जितने भी देश हैं, छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी जो सोवरेनिटी है उनको हार्म नहीं करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। एक तरफ तो ये चीज लेके चलते हैं पीएम मोदी जी, दूसरी तरफ उन्हीं की जो एक आप कुछ भी उसको कह लीजिए आरएसएस को, तो जो आरएसएस है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, अखंड भारत को बनाना है। आने वाले समय में ये कहते हैं कि हम लोग अखंड भारत का जो सपना देख पा रहे हैं उसको साकार करेंगे। तो एक फंडामेंटल कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है बिटवीन ए रीजनल ऑर्डर लेड बाय इंडिया एंड देयर नेशनल सोवरेनिटीज, कि छोटे देशों को उनकी जो नेशनल सोवरेनिटीज है उसके ऊपर खतरा नजर आएगा अगर भारत अखंड भारत बनाएगा तो, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान ये सब शामिल है, तिब्बत तक, ठीक है। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं शक रहता है, एक सस्पेशन का क्रिएट होता है कि भारत कहीं ना कहीं हमको कैप्चर न कर ले। फिर है रीजनल फैक्टर। अब रीजनल फैक्टर में चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। द ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ चाइनाज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन दिस सबकंटिनेंट चैलेंज इंडियाज इन्फ्लुएंस विद नेबरिंग कंट्रीज। अब जितने छोटे छोटे देश साउथ एशिया में हैं, उनको चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है सॉफ्ट लोन देके, पैसा देके। अब सॉफ्ट लोन तो उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो लोन देता है चाइना, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। किस इंटरेस्ट पे वो दिया जा रहा है वो कोई भी नहीं जानता है। जैसे श्रीलंका का हम्बन टोटा का एग्जाम्पल हर बार दिया जाता है। तो चाइना अपना इन्फ्लुएंस पैसा देके इन छोटे देशों को अपनी तरफ कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, राइटर का ये कहना है कि देखिए ये जो छोटे देश हैं हमारे पड़ोसी, ये एडवांटेज लेते हैं दोनों देशों का। अब दो बड़े एक्टर इस रीजन में प्ले कर रहे हैं गेम को, अब ये दोनों का फायदा उठाते हैं। जब भारत की जरूरत होती है तो भारत की तरफ इनका झुकाव होता है और एंटी चाइना चीजों को ये बोलते हैं। लेकिन जब चाइना की जरूरत होती है, चाइना से पैसा वगैरह चाहिए, तो फिर एंटी इंडियन सेंटीमेंट्स को प्रमोट करते हैं, जैसा कि मालदीव अब कर रहा है। आपको पता है सेकंड विजिट मालदीव ने कहाँ पे की है, चाइना के अंदर की है। वहां पे गए, वहां पे कुछ बातें वहां पे बोली उन्होंने इंडिया के बारे में भी, तो उसके ऊपर तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये निकल के आता है कि चाइना और इंडिया दोनों का फायदा उठाया जाता है इन छोटे छोटे देशों के द्वारा। तो ये रीजनल फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है। और एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें, देखिए एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि जब यूएसएसआर वर्सेस यूएसए चल रहा था, तो कुछ ऐसे देश थे जो यूएसए की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, यूएसए की तरफ गए। कुछ इंडिया जैसे देश थे जो यूएसएसआर से प्रभावित थे, तो रसिया की तरफ गए। अब जो देश, छोटे देश कम्युनिज्म से प्रभावित थे, इंडिया के साथ जाना चाहते थे या फिर रसिया के साथ जाना चाहते थे, तो वो इंडिया की तरफ हो लिए। और पाकिस्तान जैसे देश उस टाइम पे अमेरिका के साथ चल दिए। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हमेशा से ही बना रहा है और हमेशा से ही बना रहेगा। तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इवन अभी फिलहाल का ये चीज बनी हुई है कि जो दूसरे देश हैं उनका इन्फ्लुएंस भी इस रीजन में बढ़ रहा है, न केवल अमेरिका और रसिया बल्कि मिडिल ईस्ट जो कंट्री हैं, कतर, सऊदी अरबिया, तुर्की एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, ये सब अपने इन्फ्लुएंस को इस रीजन में बढ़ा रही है डे बाय डे। आगे इसमें दूसरे फैक्टर्स पे भी बातचीत की गई है, लेकिन
आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ कुछ अदर चैलेंजेस में आता है कश्मीर इशू। अब देखिए पाकिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है और धर्म के आधार पे ये बना था, लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा है वो हमेशा से ही अनफिनिश्ड एजेंडा रहा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान देखता है कश्मीर के मुद्दे को एक अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन। अब पार्टीशन के टाइम पे ये मुद्दा बना रहेगा, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट विलिंग टू पुट इट असाइड। पाकिस्तान इसे छोड़ना ही नहीं चाहता है, इवन टेम्पोरेरी बेस पे भी नहीं, ताकि कम से कम थोड़ा बहुत तो डेवलप उनका हो, एक लिमिटेड बेस पे ही डेवलप हो। कोई पॉजिटिव इंगेजमेंट हम कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ में। आपको पता है अगर पाकिस्तान के साथ में हमारा ऐसे ही ट्रेड बंद रहा तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना तय है। सो सार्क में पाकिस्तान है और रीजनल अगर हमको हार्मोनी को मेंटेन करना है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा। लेकिन ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया के साथ में किसी भी प्रकार की इंगेजमेंट नहीं चाहता है, इवन भारत भी नहीं चाहता है। अब भारत की भी यही आइडियोलॉजी है, यही सोच विचारधारा है कि जब तक पीओके के ऊपर बातचीत नहीं होगी तो कोई भी ट्रेड पाकिस्तान के साथ में नहीं होगा। सेकंड बताया जाता है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल शैडो है इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स वो भी एक बहुत बड़े स्केल पर है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देशों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो घरेलू इनकी राजनीति है, वहां पे इंडिया का दबदबा है। इससे हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और देखिए हमेशा ही दो तीन पार्टियां आपको देखने को मिलेंगी। एक जो फैक्शन ऐसा है कंपीटिंग फैक्शन, वो चाहता है कि इंडिया इंटरवेन करे, हमारे बिहाफ में आए, हमारे यहाँ चुनाव जो होते हैं उनमें इंटरवेन करें। अब जैसे बांग्लादेश का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के चुनाव जीतने में सबसे बड़ी भूमिका बताई जाती है भारत की, राइट। लेकिन दूसरी तरफ एक फैक्शन ऐसा रहेगा, वो चाहेगा कि नहीं, वो डिनाउंस करेगा इंडिया के इंटरवेंशन को। वो कहता है कि इंडिया का जो इंटरवेंशन है ये इंटरवेंशनिज्म एज हेजिमोनिक है। इंडिया को कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी बीएनपी पार्टी है, वो यही तो राग आलाप रही है कि इंडिया की हेल्प से या फिर इंडिया की थोड़ी बहुत इनपुट से ये चुनाव जीत जाती है, तो बीएनपी पार्टी यहाँ पे अपना अलग से एजेंडा क्रिएट करेगी। और सेम केस यहाँ पे बांग्लादेश में था। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो इंडिया को सपोर्ट करती थी या फिर इंडिया भी उनको सपोर्ट करती थी, लेकिन वर्तमान में मोहम्मद मोइजू की जो सरकार है वो एंटी इंडियन गवर्नमेंट है। तो यही दो फैक्शन देखने को मिलते हैं पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, ठीक है। एंड इंडिया आज स्टैंड फ्रंटियर, एक तरफ वेस्ट में अगर आप देखोगे तो तालिबान वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिल पा रहा है, इवन अभी तो तालिबान वर्सेस ईरान भी चल रहा है। तो इस साइड पे भी वार लाइक सिचुएशंस हैं। और अगर आप ईस्टर्न में साइड में देखोगे तो वहां पर भी म्यांमार में जो म्यांमार की आर्मी है और जो एथनिक ग्रुप है उनके बीच में आए दिन झड़प होती रहती है। अभी रिसेंट खबर क्या निकल के आई थी कि म्यांमार की आर्मी के कुछ जवान हैं उनको मारा गया है। 350 के तकरीबन जवान भारत में आके शरण लिए हैं, क्योंकि नदन टाउन में जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन्होंने कैप्चर उनको कर लिया है, ऐसा क्लेम किया गया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरफ भारत के साइड में है, ईस्टर्न में भी और वेस्ट में भी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे हम क्या अंदाजा लगाए कि क्या वास्तव में अब भारत लॉस कर रहा है साउथ एशिया को, क्योंकि छोटे छोटे देश आपस में लड़ भी रहे हैं, उनके पॉलिटिकल पार्टीशन अलग है, उनका इकोनॉमिक पार्टीशन अलग है। तो क्या भारत के साथ में सामंजस्य वो नहीं बैठा पा रहे हैं, इसका मतलब भारत क्या उनको लॉस कर रहा है? तो राजा मोहन जी का कहना नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन हमारा ये होना ही नहीं चाहिए कि क्या इंडिया ये जो साउथ एशिया है इसको लॉस कर रहा है। हमारा सवाल तो ये होना चाहिए कि इन पे हमारी जो ग्रिप ढीली हो रही है उसको मजबूत कैसे किया जाए, हमारे संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए पड़ोसी देशों के साथ में। बट फाइंडिंग वेज टू गेन ग्राउंड इन द चेंजिंग रीजन, सो इंडिया हैज इनफ कैपेबिलिटीज टू not only preserve its interest but also expand its influence in its neighborhood। तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमको वे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनकी बदौलत हम हमारे पड़ोसी देशों को एक साथ बांध के रख सकते हैं। अब क्योंकि इंडिया का जो ओल्ड साउथ एशिया वाला जो माइंडसेट है ना, उसको हमें त्यागना पड़ेगा, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। क्योंकि ब्रिटिश इरा पे के टाइम पे तो एक दबदबा था ब्रिटिश का, वो फॉरेन पॉलिसी हो, उनकी डिफेंस वगैरह का जो भी मैटर है वो देखते थे। लेकिन आज वे सोवरेन नेशन है भाई, जो कुछ करेंगे वो उनके खुद के इंटरेस्ट के बिहाफ पे वो करेंगे। तो ये बात हमको कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी और ये बात माइंड में रख के, ये बात समझ के ही हमको आगे
हमारी फॉरेन पॉलिसी अख्तियार करनी पड़ेगी। तो ये लेक्चर था, आई होप कि गाइज आपको समझ में आई होगी। आपका क्या ओपिनियन है प्लीज से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे यदि नए आए हो तो प्लीज से एक सब्सक्राइब भी करके जाना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।